IGS, आपकी केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम करने वाले हैं आदम जी कोचिंग सेंटर के प्रीलियम पेपर्स के न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आदम जी कोचिंग सेंटर के जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 11, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, उसमें हमें कहा है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें एक डेफिनेशन दी हुई है और डेफिनेशन के बाद है फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और एक और उसका जो है वो सी भी दिया हुआ है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो दिए हुए हैं, मास मालूम करना है। तो हमारे पास नॉर्मली तौर पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम किए जाते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को। जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें दिए हुए हैं, हमसे मास पूछा गया है, तो इसको उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। भाई सबसे पहले हम इसका डेटा बनाएंगे। डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है सबसे पहले क्लोरीन और क्लोरीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्लोरीन के हैं कितने भाई? 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज है? हमें मोलर मास निकालना है, क्योंकि ये चीज तो हमसे पूछी गई है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? मोलर मास, और आपको पता है मोलर मास क्लोरीन का कैसे निकलेगा? एक क्लोरीन होती है 35.5 और क्लोरीन के फॉर्मूले में 2 क्लोरीन के एटम होते हैं। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 71 ग्राम। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आता है जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है। फॉर्मूले के बाद हमारे पास आएगा सॉल्यूशन। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या है, जो जहां जहां पर, अच्छा इसकी जगह पर हम लिख देंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 इज इक्वल टू, मास को उसी तरह ही लिखना है। अच्छा यहाँ पर डेटा में एक और चीज लिखना है, वो है एवोगैड्रो नंबर, जो कि आपको पता है एक फिक्स वैल्यू है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23, ये एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है भाई। मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय, यह आपका हो गया 71। अब वही चीज है कि जब आप इसे 71 को इधर लेकर जाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, मास इज इक्वल टू, ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 71 एंड डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। चले अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरी वैल्यू को। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? तो भाई आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास आंसर आ रहा है 28305 ग्राम। देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास वैल्यू इसी में ही आएगी, एक्सपोनेंट में ही आएगी, लेकिन मास को आप जो है वो एक्सपोनेंट से हटाकर जो है वो नॉर्मल वैल्यूज में जो है वो ले आइएगा। ठीक है भाई। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे में हमारे पास क्या चीज गिवन है? फाइंड द मोल्स ऑफ 3.2 ग्राम। ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो है वो क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस आए, यानी बी और सी सेक्शन में। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ए सेक्शन में आएंगे, यानी कि एमसीक्यूज में आपको जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो गाइड कर दूंगी, सारे फॉर्मूलाज जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊं कि हमें सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई? मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है 3.2। मोलर मास हम खुद निकालेंगे। मोलर मास ऑक्सीजन का क्या होगा? आपको पता है एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास हो जाएगा 32। और उसके बाद आप करेंगे फॉर्मूला। मोल बहुत आसानी से निकलता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है भाई। और फिर उसके बाद जो है वो आप सोल्यूशन करेंगे। और यहाँ पर मास हमारे पास क्या है? मास है हमारे पास 3.2 और ये है हमारे पास 32। तो वैसे तो बगैर कैलकुलेटर के भी हमारे पास आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर 0.1 मोल आएगा, यानी कि हमारे पास क्या है, 3.2
0.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने मोल की होती है, 0.1 मोल। ठीक है, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का ही, यानी कि बी सेक्शन का ही, 3 का बी। ठीक है भाई, और वो है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर इट टेक्स 290 सेकेंड फॉर 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल ऑफ हीलियम। यानी कि एक हीलियम गैस है जिसका वॉल्यूम है हमारे पास 1.5 डेसीमीटर क्यूब, और उस वॉल्यूम के बाद हमारे पास जो वो टाइम ले रही है फ्यूज होने में, वो ले रही है 290 सेकेंड। ठीक है, पहले इस सैंपल में लिख लेते हैं कि टाइम ऑफ हीलियम हमारे पास कितना है भाई, 290 सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना है, 1.5 डेसीमीटर क्यूब। अब ये कह रहे हैं कि अंडर सिमिलर कंडीशन इफ 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अननोन गैस, एक अननोन गैस है और उसका वॉल्यूम भी 1.5 ही है। ठीक है भाई, गैस टेक्स 1085 यानी 1085 टाइम सेकेंड, यानी कि इतने सेकंड में वो फ्यूज हो रही है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एक्स, मोलर मास बताना है एक्स का। अच्छा जी, मोलर मास हीलियम का क्या होगा, आपको पता है हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम होता है। ठीक है भाई, हमारे पास क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 ही जो है वो इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, जिसकी वजह से 2 + 2 4 इसका जो है वो एटॉमिक मास होता है। और हीलियम का जो एटॉमिक मास, मोलर मास सेम चीज ही होती है, बस एटॉमिक मास यूनिट में होता है और मोलर मास जो है वो ग्राम में होता है। ठीक है भाई, ये मालूम करना है। अब हमारे पास क्या है कि ये बेसिकली देखो डिफ्यूजन इफ्यूजन का वर्ड ग्राहम्स लॉ में आता है, तो इतना तो मुझे पता चल गया इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है भाई, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा ना भाई, वो हमारे पास होगा R1 R2 इज इक्वल टू M2 M1। अच्छा, R1 और M1 ये एक तरीके से जो है वो क्रॉस में जाते हैं। अब इस 1 की बजाय मैं यहाँ पर हीलियम लिख देती हूँ, क्योंकि वो उसने तो ओवरऑल बात की थी ना ग्राहम्स ने, तो और यहाँ पर अननोन गैस X लिख देती हूँ। इसी तरह ये 2 है, 2 हमारे पास X है तो X लिख देती हूँ, और यहाँ पर मैं हीलियम लिख देती हूँ। ठीक है भाई, ताकि मुझे पता हो मैं किसका जो है वो मोलर मास यहाँ पर लिख रही हूँ। अच्छा, वही बात है कि चलो एक का मोलर मास तो मुझे मालूम है, दूसरे का मोलर मास में कैसे मालूम करूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे रेट भी तो नहीं दिया हुआ, तो रेट के लिए भी एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। वो क्या होता है कि रेट बराबर होता है V/T के। ठीक है भाई, रेट किसके बराबर है, V/T के। अब अगर मैं ये कहूँ कि रेट हीलियम का, यानी कि वॉल्यूम हीलियम का अपॉन टाइम हीलियम का, ठीक है, वॉल्यूम किसका, एक्स का अपॉन टाइम एक्स का, इज इक्वल टू, बाकी उसी तरह ही लिख दूं, एम एक्स का और एम हीलियम का। सही है। अब अगर इसको मैं ऊपर लेकर आऊंगी तो आपको पता है, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेकर आऊंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह ही लिखते हैं, टी हीलियम का, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका टी ऊपर चला जाएगा और वी नीचे आ जाएगा, तो ये टी एक्स ऊपर चला गया और टी सॉरी हमारे पास वी जो है वो वी हीलियम का नीचे आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से ये होगा, बाकी इसको उसी तरह ही लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ एम एक्स की वैल्यू तो हमें मालूम करनी है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, बेसिकली 4 है, मोलर मास 4 के बराबर है ना हीलियम, 4 लिख दी। अब जो जिसकी वैल्यू है वो उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बता दूं भाई, इसका वॉल्यूम भी 1.5 है, इसका वॉल्यूम भी 1.5 है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अगर ये कट गया तो बात वही है, यानी कि इक्वेशन हो जाएगी Tx/Ty। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से Tx/T हीलियम। ठीक है, और ये हो गया Mx और ये हो गया M4। सही है, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। Tx हमारे पास कितना है भाई, Tx हमारे पास है 1085 और दूसरा जो है वो है 290 सेकेंड इज इक्वल टू डेल्टा एम, ऐसे ही लिखते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 2 निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं। अब जरा हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। बेसिकली
जब हम 1085 को 290 से करते हैं, हमारे पास आ रहा है 3.74, ठीक है, 3.74 और 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया mx। अच्छा भाई 2 कैसे आया, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको जो है वो करेंगे तो ये आपके पास आंसर बनेगा 0.48, ठीक है, और ये आ गया आपके पास डेल्टा एम एक्स। अब आपको पता है इसका आपके स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, टेक स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है भाई। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, तो इसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास खुद ब खुद निकल जाएगा और ये बेसिकली कट जाएगा, है ना भाई, स्क्वायर से। अब अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं, चलिए मैं यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ इसका, ठीक है भाई, 7.48 का, तो मेरे पास इसका स्क्वायर जो निकलेगा वो बेसिकली मोलर मास होगा एक्स का। तो अभी वो देख लेते हैं कैलकुलेट करके। ये आंसर बन रहा है मेरे पास 55.95, जो कि हमारे पास जो है वो अप्रोक्स राउंड ऑफ होके जो है वो 56 बन जाएगा, क्योंकि आगे काफी बड़ी वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी का और करके है, यानी कि जो पिछला जो ग्राहम्स लॉ था उसी को जो है वो और करके है। और वो क्वेश्चन है हमारे पास 40 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस are collect over water at 22 degree centigrade when the atmospheric pressure is 0.956 atmosphere. What is the volume of dry gas यानी कि dry nitrogen at STP, जबकि वाटर प्रेशर हमें दिया हुआ है इन्होंने 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.02 एटमॉस्फेयर। देखिए भाई, हमें इन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है, वॉल्यूम और प्रेशर दिया हुआ है, किसका, उस गैस का जो कि पानी के साथ जो है वो कलेक्ट की गई है, और हमसे वॉल्यूम पूछा है उस गैस का जिसका जो कि ड्राई गैस है, ठीक है, और साथ साथ उसका वॉल्यूम पूछा है जो कि ड्राई है, यानी उसमें से वाटर का प्रेशर हमें हटा देना है। इसके अलावा टेम्परेचर भी कहा है स्टैंडर्ड पर, यानी टेम्परेचर भी चेंज होगा, स्टैंडर्ड लिया जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं इसका डेटा बनेगा कैसे। भाई देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी नाइट्रोजन है ये, ठीक है, जो कि वाटर के साथ है। तो इसको अगर मैं V1 कंसिडर कर लूं तो ये मेरे पास है 40 डेसीमीटर क्यूब, सही है। अब मैं लेती हूं प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। कौन सी नाइट्रोजन भाई, जो पानी के साथ है, ठीक है, वो मैं अगर P1 कंसिडर कर लूं तो वो हमें दिया हुआ है, उसका प्रेशर कितना, 0.956 एटमॉस्फेयर, 0.956 एटमॉस्फेयर, ठीक है भाई। और मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर जिसको मैं T1 कंसिडर कर लेती हूँ वो दिया हुआ है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे मैं केल्विन में चेंज करूंगी क्योंकि मेरी अगली वाली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो उसे मुझे केल्विन में करना पड़ेगा। तो केल्विन में करने के लिए 273 से इसको जो है वो यहाँ से करूंगी, तो मेरे पास ये हो जाएगा कितना, 295 केल्विन, सही है भाई, इतनी बात हो गई। अच्छा, अब क्वेश्चन का अगला पार्ट बन के इसका जो है, यानी कि अगले पार्ट को देखते हुए जो है वो डेटा बनाते हैं। फिर इन्होंने पूछा है कि भाई हमारे पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बता दें। कौन सी नाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन, ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, जिसको मैं V2 कंसीडर कर लूं, ठीक है। ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा, ठीक है, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, जो कि मेरा P2 होगा। देखो बेटा, एक बात जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं काफी दफा, वो ये है हमारे पास कि अगर कभी कोई गैस वाटर के साथ निकाली जाती है तो उसका जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है प्रेशर ऑफ ड्राई और प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है भाई। अगर हमें ड्राई का प्रेशर निकालना होता है तो क्या करते हैं, टोटल प्रेशर से माइनस करते हैं प्रेशर ऑफ वाटर, तो हमारे पास ड्राई का प्रेशर निकल आता है। तो मुझे अभी ड्राई का प्रेशर निकालना है, ये मेरा टोटल प्रेशर है, और वाटर का प्रेशर इन्होंने मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो मैं पहले क्या करूंगी, प्रेशर ऑफ ड्राई यानी कि टोटल प्रेशर, इसको मैं ये करती हूँ PT, जो कि आपका P1 है, माइनस P वाटर प्रेशर, वेपर प्रेशर कर दें या कुछ भी,
ठीक है भाई, और ये आपके पास है 0.956, ठीक है। जब ये हमारे पास माइनस होगा किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर का प्रेशर हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने वाटर का प्रेशर दिया हुआ है 0.02, एटमॉस्फेयर में ही दी हुई है ये दोनों चीजें। तो चलिए अब हम इसे माइनस करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ये आ रहा है 0.93 एटमॉस्फेयर, क्या आ गया, P2 आ गया। और टेम्परेचर हमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर हमें इस अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एट स्टैंडर्ड एसटीपी जो कि हमारे पास आपको पता है टेम्परेचर जो कि T2 होगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, वो हमारे पास निकलेगा 273 केल्विन, क्योंकि जो चीज हमें एसटीपी पे दी जाती है और उसकी वैल्यू नहीं दी जाती वो फिर हमें स्टैंडर्ड पर ही लेनी पड़ती है। ठीक है भाई, ये पूरा डेटा क्वेश्चन से निकल कर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये मेरे पास क्या है, एक जो है वो फॉर्मूला है। मालूम क्या करना है मुझे V2 मालूम करना है, तो मैं इस P2 को जब यहाँ लेकर आऊंगी ये T1 के साथ जाएगा और ये T2 के साथ, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय T2। सही है भाई, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास P1 क्या है, हमारे पास P1 है 0.956, ये मैं V2 की वैल्यू निकाल रही हूँ। 0.956 हमारे पास जो है वो P2 है, ठीक है, P1 है सॉरी, V1 मेरे पास 40 है, मल्टीप्लाई बाय T2 मेरे पास कितना है, T2 मेरे पास 273 है। इसी तरह T1 क्या है मेरे पास, T1 है 295, और P2 मेरे पास जो निकल कर आया था वो 0.93 है। ठीक है भाई, अब चले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरी वैल्यू का, हमारे पास क्या आंसर बन रहा है। तो भाई हमारे पास आंसर बन रहा है 38.05 डेसीमीटर क्यूब। सही है भाई, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, और वो हमारे पास क्या है कि 4.6 ग्राम ऑफ C2H5OH जो कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल कहलाता है, इथाइल अल्कोहल एंड 6 ग्राम एसिटिक एसिड kept at constant temperature with equilibrium was established. 2 ग्राम ऑफ अनयूज्ड एसिड वर प्रेजेंट, कैलकुलेट Kc आपको मालूम करना है और आपको मास दिए हुए हैं। मास ऑफ इथाइल अल्कोहल हमें कितना दिया हुआ है 4.6 ग्राम। ठीक है भाई, मास ऑफ एसिटिक एसिड हमें कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, 6.06 ग्राम ही कहलाएगा, और मास ऑफ अनयूज्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है वो Kc निकालना है। अच्छा, Kc निकालने का तरीका क्या होता है, आपको पता है Kc का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब भाई ये एक्टिव मास क्या होता है, ये एक्टिव मास होता है हमारे पास की जो मेन कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास Kc कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स से भी निकाल लिया जाता है, यानी सिर्फ जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं तो हम जो है वो Kc को निकालते हैं सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स से। ये तमाम चीज़ें हमने Kc के हवाले से पढ़ी हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह होगा, लेकिन मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हमें किसी के भी नहीं पता। ठीक है, और वो भी इक्विलिब्रियम में। अब हमारे पास क्या है कि हमें ये देखना है, और सवाल जो इन्होंने दिया हुआ है वो देखिए ये दिया हुआ है कि इतने इतने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके हैं, इन दोनों के दिए हुए हैं, और कहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे पास अनयूज यानी कि जो ये बच गया है वो कितना बच गया है, वो 2 ग्राम बच गया है। ठीक है, आपको ये जो मास दिए हुए ये इक्विलिब्रियम के नहीं दिए हुए, ये इनिशियल दिए हुए। और इक्विलिब्रियम की हमें क्या चीज़ बताई गई है, इक्विलिब्रियम की हमें ये चीज़ बताई गई है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम जब आया तो हमारे पास इतना एसिटिक एसिड जो है वो बच गया था। तो पहले हम क्या करते हैं, तीनों के मोल निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 4.6 डिवाइडेड बाय 46 कैसे आया भाई, मैंने इनका मोलर मास निकाला है, तो ये बनेगा 0.1 मोल। इसी तरह हमारे पास ये है 6 और ये है
इसका जो आप मोलर मास निकालेंगे वो आपके पास निकलेगा 60, ओके 60, ये भी 0.1 आ गया मोल। अब इसका देख लेते हैं, ये 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 60 मेरे पास कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम। क्या आ रहा है मेरे पास 0.03, सही है भाई, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी, ये इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास जो है वो क्या है, किस तरीके से जो है वो सवाल सॉल्व हो जाए। अच्छा जी, उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लिखूँगी यहाँ पे CH3COOH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, फिर उसके बाद CH3COO2H5, और फिर उसके बाद जो है वो मैं अपना वाटर लिख दूँगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं देना। अब मुझे जो है वो इक्विलिब्रियम में इसकी जो है वो क्या चीज़ निकालनी है, मुझे निकालनी है कि एट इक्विलिब्रियम मेरे पास क्या मोल होंगे, ठीक है। उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी सबसे पहले इनिशियल मोल। अच्छा मैं यहाँ से एक सेकेंड ही मिटा दी ताकि एक हो जाए, ठीक है, मैंने डेटा की इक्वेशन ज़रा मिटा दी है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, इनिशियल मोल, भाई देखो इनिशियल मोल का मतलब है अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ है मतलब प्रोडक्ट नहीं बनी, तो ये इनिशियल मोल जो है वो मुझे कितने दिए हैं, इसके 0.1 दिए हैं, इसके 0.1 दिए हैं, ये तो 0 पे होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं हम भाई मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मुझे तो नहीं पता, अगर मैं बोल रही हूँ ये x है और ये x है, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो हम x सपोज करते हैं, तो x सपोज कर लें, ठीक है भाई। तो उस हिसाब से मेरे पास ये जो प्रोडक्ट बनती है किससे बनती है, भाई प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ही तो बनती है, हमारे पास रिएक्टेंट कम होगी तो वो प्रोडक्ट में चेंज होगी ना, तो इसका मतलब ये 0.1 माइनस एक्स, 0.1 माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि इतनी जो है वो वैल्यू निकली है, और निकलने के बाद जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में तब्दील हुई है। अब मुझे इतना पता है कि अब इस चीज़ को अभी ज़रा हम छोड़ते हैं और फिर आगे लेकर आते हैं एज वी नो एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, कितने मोल, 0.03 मोल्स ऑफ एसिड लेफ्ट, यानी कि जब ये बन चुका था x में कन्वर्ट हो गया था, तो मेरे पास 0.1 में से जो x में कन्वर्ट हो गया उसके बाद जितना बचा है वो मेरे पास कितना बचा है, 0.03। तो अगर मैं बोलूँ 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.03, तो x की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, x इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.03, तो भाई x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं अभी कि हमारे पास क्या आती है, 0.07, ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये बात समझ में आ गई, यानी कि x बराबर है किसके, तो उस हिसाब से मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमारे पास कितने होंगे, जब मुझे ये डेटा निकल कर आ गया तो 0.1 माइनस 0.07 मेरे पास कितना बचेगा, 0.1 से जब मैं 0.07, क्योंकि अब मैंने x की वैल्यू लिख दी ना यहाँ पर, तो ये बचेगा मेरे पास 0.03, यानी कि एट इक्विलिब्रियम मेरे पास कितने मोल हैं इसके, 0.03, इसके भी उतने ही होंगे 0.1 माइनस एक्स, यानी कि 0.007, तो यह आ जाएगा मेरे पास 0.03, ठीक है। और ये तो हम x ही लिखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू है 0.07 और इसकी भी वैल्यू है 0.07 वाटर की और इसकी, ठीक है भाई, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, इसके आगे का मैं यहाँ सॉल्व करा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू फार्मूला Kc बराबर है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, यानी कि Kc इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ ये है मेरे पास C किधर गया, हाँ CH3COOC2H5, ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं H2O, और मेरा रिएक्टेंट क्या है भाई, CH3COOH,
और C2H5OH, ये मेरे रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट नीचे चलेगा, प्रोडक्ट ऊपर। अब इनकी वैल्यू लिख देती हूँ, जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आई है। रिएक्टेंट की वैल्यू, पहले प्रोडक्ट की वैल्यू 0.07, 0.07, 0.03 और 0.03, ठीक है। ये आ जाएगा 0.0049 और ये आ जाएगा 0.009 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका आंसर निकाल लेते हैं हम। Kc इज इक्वल टू 0.54। इस तरीके से हमारे पास जो है वो Kc निकल जाएगा। चलिए अब इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें जो है वो क्या दिया गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का भी, जिसमें हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो हमें ड्राइव करनी है और डेटा में हमारे पास जो है वो 3 इक्वेशन दी हुई है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है वो बताना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूं भाई, हमारे पास जो है वो इसके लिए हम 3 चीजें यूज करते हैं। इसमें डिवीजन नहीं होती, इसमें जो है या तो एडिशन होती है, या सब्ट्रैक्शन होती है, या मल्टीप्लीकेशन होती है। और सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि जहां पर मल्टीप्लाई आ रहा हो, यानी कि जिसको हमने बढ़ाना हो बाय क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं। और फिर उसके बाद एडिशन और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होती है। कोई स्टेप स्किप होना हो तो हो जाता है, अकॉर्डिंग टू जो है वो इक्वेशंस हमने देखते हैं। अब देखिए, मैंने कहा पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। कैसे? अब यहाँ पर जो है मुझे ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। एक एक करके हम अपना रिएक्टेंट उठाएंगे। मेरा पहला रिएक्टेंट यहाँ पर है सोडियम, और सोडियम कितने हैं, 2। इसका मतलब मैं अगर अपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या होगा, ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज करती हूँ, यहाँ मैं करती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया मेरे पास 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, 2NaOH। और भाई ये हाफ है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में 1/2, 2 से 2 कटेगा तो ये 1 ही रह जाएगा, यानी कि हमारे पास ये पूरा हो जाएगा। फिर पहले हाफ था, अब पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच हम ऐसे निकालेंगे कि ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है, इस 43 -43.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 86.4 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है भाई, हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब मुझे इस इक्वेशन में मुझे अपनी हाफ ऑक्सीजन लेकर आनी है, ठीक है। इस इक्वेशन में हाफ ऑक्सीजन को भी ऐड करना है, और हाफ ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो मैं क्या करूंगी, अब इस इक्वेशन को ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूं ऐड इक्वेशन 2 इंटू जो है वो ऐड इक्वेशन, ये कौन सी होगी, 4 इंटू 3। फिर मैं दोनों इक्वेशन उतारने के बाद आगे करूं। मैंने आपको समझाने के लिए डबल स्टेप पहले नहीं किया, पहले एक स्टेप किया, फिर मैं डबल स्टेप एक ही दफा कर रही हूँ। मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड ऐड इनटू इक्वेशन 3। समझ में आई बात? हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर हम जो है वो ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 से। तो यहाँ अगर मैं इक्वेशन 3 लिखूं तो मेरे पास जो है वो इक्वेशन 3 कुछ यूं बन रही है, जो कि है इस तरीके से। और ये डेल्टा एच है मेरे पास इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस का है, -86.4 किलो, सॉरी यहाँ माइनस थोड़ी आएगा, यहाँ पर ये वाली लिखी जाएगी, -68.0 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है भाई, ये कर लिया हमने। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करते हैं। अच्छा, एडिशन का एक तरीका होता है भाई, एडिशन का क्या तरीका होता है, एडिशन का सब्ट्रैक्शन का दोनों का तरीका बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास अगर एडिशन करते हुए एक चीज रिएक्टेंट में है दूसरी प्रोडक्ट में है, यानी एक चीज रिएक्टेंट में है दूसरी तरफ प्रोडक्ट में है, तो वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये एडिशन का पहला रूल है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, यहाँ रिएक्टेंट में है, दोनों कैंसिल हो गई। यहाँ 2 मोल वाटर है और यहाँ 1 मोल वाटर है, तो यहाँ 2 में से 1 निकल गया तो 1 मोल वाटर बचा है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2Na, और आंसर लिखते हुए क्या करते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, एक ऊपर का एक नीचे का, जैसे अलजेब्रा में आप प्लस करते होंगे माइनस करते होंगे, उस तरीके का ही है, ये थोड़ी अलजेब्रिक होती है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर कुछ भी, यहाँ के नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ हमारे पास जो है वो क्या चीज आ रही है, H2O, वो भी एक, ठीक है। यहाँ का नीचे, अच्छा ये ऑक्सीजन थी, ये हाफ ऑक्सीजन, फिर जब इधर लेकर आए तो यहाँ 2NaOH है, ठीक है। अब यहाँ का डेल्टा एच देख लेते हैं, डेल्टा एच कितना है हमारे पास। अच्छा, डेल्टा एच हम कैसे देखेंगे, हम डेल्टा एच इस तरीके से देखेंगे कि ये मेरे पास माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन हो ये दोनों प्लस रहे हैं, तो ये दोनों प्लस होंगे, वो तो चले हम कैलकुलेटर से कर ही लेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है आंसर, 154.4 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है भाई, हमारे पास ये हो गया।
मल्टीप्लिकेशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब सॉरी एडिशन हो गई, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन 5 है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 बाय 2, इक्वेशन 2 के साथ, बाय इक्वेशन 2, ठीक है भाई। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा ऊपर लिखेंगे और फिर उसके नीचे वाली इक्वेशन लिखेंगे। मैं जल्दी से करती हूँ। ये हो गया 2Na प्लस H2O, ठीक है, प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर उसके बाद ये आ गया 2NaOH, ठीक है। डेल्टा H मेरे पास कितना आ रहा है, -154, ये माइनस में आएगा, ठीक है, 154.4, ठीक है। और उसके बाद ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास 2 क्या है, Na2O प्लस H2O और फिर उसके बाद 2NaOH, और इसका डेल्टा H क्या आएगा हमारे पास भाई, -63.2 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है भाई। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो है वो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होंगे। तो भाई सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, जो जो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है कर दो। H2O एक है, H2O एक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं कट रही, NaOH कट रहा है, NaOH कट रहा है, कटने दो। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के बाद हम किस तरीके से इक्वेशन बना के लिखते हैं भाई, यहाँ पर 2Na लिखो, अब जो जो चीजें सामने आ रही है वो सामने लिख दो। जब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी प्रोडक्ट में नहीं बचा, और जब कुछ भी प्रोडक्ट में नहीं बचा तो हमारी नीचे वाली इक्वेशन का जो रिएक्टेंट होता है वही प्रोडक्ट में चला जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगा, Na2O, ठीक है भाई, सेम सेम 2Na हाफ ऑक्सीजन, और ये डेल्टा H कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन रहा है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, और वो भी माइनस ही रहा है। तो अब हम देख लेते हैं क्या निकल रहा है हमारे पास आंसर, -91.2 किलो कैलोरीज पर मोल। तो भाई इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अच्छा, आगे हमारे पास जो है वो और भी क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है, बॉर्न हेबर साइकिल का है, कुछ स्टोइकियोमेट्री का है। इंशाल्लाह फिर हम वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर तो ये लेक्चर समझ में आए तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।